इसमें है ना लास्ट ईयर भी लास्ट ईयर कितना इजी था यूनिट टेस्ट का यूनिट टेस्ट वाज इजी बट इन सेमेस्टर में एनपीओ में सेम ऐसा ही एडजस्टमेंट डाला था और रॉन्ग आंसर दे दिया सबको, फिर 2 दिन बाद राइट आंसर दिया, इधर से पूछ पाछ के किया रहेगा। सेम स्टफ हैपेंड, जो अभी हो रहा है ना ये क्लोजिंग स्टॉक वाला रॉन्ग आंसर, सेम स्टफ हैपेंड। विराज से पूछ लेना लास्ट ईयर रहना विराज सेमिस्टर में हुआ था, पहले रॉन्ग आंसर दिया, हाँ ये है कर डालो, फिर सब लोग बवाल किया, फिर 2 दिन बाद बोल रहे नहीं नहीं ये राइट आंसर। मार्क्स जो आड़ा टेढ़ा रॉन्ग को रॉन्ग राइट को राइट, फिर भी इजी था, मतलब लोग ने पहले फाइनल का सेकंड एनपीओ में खाली 2 एडजस्टमेंट था ना, वो तुमने किया नहीं था, इसके लिए टफ है। तेरा वो है वर्चुअल है ना ये वो एनआरएफडीसी था, वो क्रेडिटर का रिजर्व ही था, आरएफडीसी था, वो ईएफडीसी लिख दिया था। पेपर नहीं मिस्टेक ट्रायल बैलेट નો ડિફરન્સ ઓલેજ રેગિંગ કરવા માટે ચાਹੀએ। चलो अगेन आई एम टेलिंग यू सेम बॉम्ब फूटेगा। अभी तो तुमने एनपीओ स्टार्ट किया था और ऑब्वियसली अटेम्प्ट करना टफ था एनपीओ, बट सेमेस्टर तक तुम्हारा एनपीओ हो चुका होगा और सेमेस्टर भी ऐसा ही फालतू पेपर आने वाला है, तो भी प्रिपेयर। हाँ वो मिट्टी भाई के साथ फालतू आएगा, मतलब मिट्टी भाई ऐसा एनएम वाला रोएगा, मिट्टी भाई वाला डिप्रेशन में जाएगा। ओके हाँ, लास्ट ईयर का एग्जांपल दे रहा हूँ। और प्रीलियम भी सेम, प्रीलियम में भी दोनों रोने वाला है, तो वो एनएम का हिस्ट्री है वैसा ही आता है। बोर्ड का देखो लिस्ट लगाया है, and this happens only in NM, no other college ranks like this। और सीए बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसने सेमिस्टर में पूछा नहीं, एबीटी मॉक एबीटी लिया था, मॉक एबीटी में जो 20 मार्क का रहता है ना टेस्ट, उसमें एक बोर्ड का एबीटी रहता है, एक मॉक एबीटी रहता है एनएम का। तो बोर्ड का एबीटी वाज वेरी सिंपल, दैट इज ऑल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, बिकॉज उधर फुल मार्क्स देने का उनको। बट एक मॉक एबीटी रहता है, मॉक एबीटी मतलब 20 मार्क का वो लोग प्री टेस्ट लेता है एबीटी जैसा, उसमें सब सीए फाउंडेशन का लेवल का क्वेश्चन। जो सीए नहीं कर रहा है सब रोते रोते बाहर निकला था लास्ट में, तो सीए कर रहा है तोड़फोड़ करके फुल मार्क्स लाया, सब सीए ऐसा सब फालतू गिरी करता है, वो है वर्थ वो पूछो ना यार। चलो अभी आज एक ही था, आज 3 एक और एनपीओ टाइम क्या हो रहा है? Because all these marks don't count ना, they do all the ragging. If any of those marks would have counted, बराबर से लाइन पे पेपर सेट करते।
चलो, दैट्स वाई उसके ऊपर दिमाग फोड़ी करके डोंट वरी, डोंट फील दैट यू डोंट नो और समथिंग, इट्स ऑल हमारे पेपर में आंसर पेपर दे दिया उन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में आंसर पेपर दे दिया, फिर 1 घंटे में रुकाया, नया पेपर बना, हैंड रिटन पेपर दिया। पेरेंट्स को भी रुकाया, पीटीएम था इंपॉर्टेंट मीटिंग, पेरेंट्स को बाहर रुकाया। चलो सी होमवर्क है एनपीओ का, एक ही सम था। उसमें आपका सरप्लस आ रहा है 2660 मिला, कैपिटल फंड इज 7660 and balance sheet tally is on 8860 मिला। Now focus on this. See, take sum number 7, स्टार मार्क करना, 7 और 9 दोनों। 7th sum, sum number 7, देखो, from the following information prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 08 and balance sheet as on that date. Focus. What? 7 नहीं हुआ, 6, 8, 10 हुआ। 7 में सेल का एडजस्टमेंट है, सेल यू विल डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको पेपर में भी था ना, सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ फर्नीचर कुछ तो था, बुक वैल्यू, सेल वैल्यू एंड ऑल, ओके, दैट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट सम, मार्क अ स्टार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। मुझे देख के बताओ, इज दिस द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर? हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट इज कंटिन्यूइंग ईयर? यू हैव ओपनिंग बैलेंस, बराबर है, मिला। अभी ओपनिंग बैलेंस में ध्यान से देखो, नॉर्मली इट इज ट्रू बैलेंस बीडी ऑफ बोथ कैश एंड बैंक। यहां पे देखो ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया है टू कैश इन हैंड और क्रेडिट साइड पे दिया है बाय बैंक ओडी, मिला। तो वो दोनों ओपनिंग बैलेंस ही है, लेकिन कैश का डेबिट में है और बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो दैट इंडिकेट्स कि कैश वाज नॉर्मल बैलेंस बट बैंक वाज ओवरड्राफ्ट। तो ओपनिंग कैश नॉर्मली गोज टू लास्ट ईयर्स एसेट, बराबर है, किया था हमने। ओपनिंग बैंक होता नॉर्मल बैलेंस, देन इट वुड हैव बीन एसेट। दिस इज ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, so that will be liability of last year. Okay, cash will always have debit balance because cash is an asset. Debit side बड़ा होता है credit side से, but bank can have both the balances, debit और credit. OD भी हो सकता है, normal भी हो सकता है। तो normal है तो asset और overdraft है तो liability। लेकिन ये कौन सा overdraft है? Opening की closing? Opening. So opening cash goes to last year asset and opening bank OD goes to last year's liability. Okay, LYL, LYA. तो पहले तो पता चला कि this is not the first year, this is a continuing year because बैलेंस दिया हुआ है, कैश और ओडी दोनों दिया हुआ है। दूसरा चीज चेक करके बताओ whether you are supposed to make opening balance sheet or not.
Why? Are you sure? See, capital fund is missing. So you have to make opening बैलेंस शीट. बराबर है. दो चीजें श्योर हो गई हैं कि अपने को ये तो कंटिन्यूइंग ईयर है. एक तो कंटिन्यूइंग ईयर में कैपिटल फंड नील हो सकता है, नहीं हो सकता. तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट कैपिटल फंड. ओके, डबल बैलेंस शीट समय. सबसे पहला आइटम बैंक ओडी, वो समझ में आ रहा है आपको? विच ओवरड्राफ्ट इज दिस, ओपनिंग और क्लोजिंग? ओपनिंग. Opening cash balance will be last year asset, but opening bank overdraft will be last year's liability. LYL. वो बाद में वापस बता रहा हूँ ओपनिंग के बाद. सैलरीज से चालू करो. पेमेंट साइड सैलरीज, what you will do? Expense, furniture, asset, investment in securities, assets, printing and stationery, expense, cost of staging drama, expense, sundry expense, cash at bank, cash in hand. Are assets. Opening cash in hand. Last year asset. You got that? Opening cash in. Closing में देखो दोनों नॉर्मल था. क्लोजिंग में है ना, बाय कैश इन हैंड, बाय कैश एट बैंक, बाय बैलेंस सीडीओ. डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, डेबिट माइनस क्रेडिट करके निकाला है आपने. कैश बुक याद है 11th स्टैंडर्ड. दो कॉलम. कैश हमेशा डेबिट आता था, बैंक कभी डेबिट कभी वही है, उसी का समरी है. तो कैश का डेबिट में ही आएगा, बैंक का दोनों बाजू आ सकता है. तो बैंक का अगर इधर ये देखो क्लोजिंग में नॉर्मल था, तो बाय बैलेंस सीडी, तो दोनों एसेट है कैश और बैंक. लेकिन अगर क्लोजिंग में भी ओडी होता ना, तो यहां दिखता टू ओवरड्राफ्ट, नीचे दिखता टू ओवरड्राफ्ट, बाय की जगह टू. तो दैट वुड हैव बीन करंट ईयर लायबिलिटी. तो सिंपल कंसेप्ट है. अगर नॉर्मल बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस किधर दिखेगा? ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट साइड. टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी. कैश बैंक. नॉर्मल है तो एसेट है, और ओडी है तो लायबिलिटी. क्लोजिंग में ओडी है तो करंट ईयर लायबिलिटी, ओपनिंग में ओडी है तो लास्ट ईयर लायबिलिटी. तो ये कौन सा ओवरड्राफ्ट है? ओपनिंग. कैसा पता चला ओपनिंग? डेट भी दिया और पहला लाइन पे दिया. ओपनिंग बैलेंस वुड बी ऑन द फर्स्ट लाइन, क्लोजिंग बैलेंस वुड बी ऑन द लास्ट लाइन. सो ओपनिंग ओवरड्राफ्ट कहां जाने वाला है आपका? लास्ट ईयर लायबिलिटी. ओके, opening cash will be last year asset 1407 and opening overdraft will be last year liability. Is this clear? Subscription वापस 3 दिया है, 6, 7, 7, 8, 8, 9. What is the current year? 7, 8 is the current year. मिला. अभी 7, 8 का होना चाहिए, लेकिन 6, 7 का भी आ गया. 6, 7 का अभी रिसीव करने का मतलब क्या होगा? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो वेयर इट शुड गो? लास्ट ईयर एसेट. 2 FX और 1. विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? शुद्ध है, ईयर वाइज है, इंक्लूडेड नहीं है. लास्ट ईयर वाला करंट ईयर में पड़ा हुआ नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. अगर इंक्लूडेड होता तो आप माइनस भी करते, फिर वो एडजस्टमेंट में दिखता. याद है एडजस्टमेंट के इफेक्ट? करंट ईयर का जो करते हो लास्ट ईयर का क्या करने का, उससे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस. करंट ईयर प्रीपेड क्या करते? माइनस. लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, बिकॉज़ एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर. करंट ईयर रिसीवेबल ऐड, तो लास्ट ईयर रिसीवेबल सबट्रैक्ट, क्योंकि वो ये साल को बिलोंग नहीं करता. लास्ट ईयर का रिसीवेबल ये साल मिला है तो. एंड प्री रिसीव्ड ऑफ दिस ईयर सबट्रैक्ट, एंड प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर ऐड, बिकॉज़ इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर. एसेट लायबिलिटी ऑफ फंडा सेम है, खाली लास्ट ईयर करंट. इधर मैं माइनस नहीं करेगा, जस्ट पुट इट अंडर लास्ट ईयर एसेट. 7, 8 का कहां जाएगा? करंट ईयर इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर. 8, 9 का मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया, तो वो प्री रिसीव्ड हुआ. 2 इफेक्ट है कहां पे? ये साल का लायबिलिटी, नेक्स्ट ईयर का मिला है, मतलब ये साल का लायबिलिटी एडवांस में आ गया. लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर. विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस? व्हाई? शुद्ध, ईयर वाइज दिया हुआ है. इज दैट 75 इंक्लूडेड इन 14,100? तो माइनस करने की जरूरत नहीं. तीनों आइटम्स क्लियर? एक लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर वाला, करंट ईयर इनकम, एंड नेक्स्ट ईयर करंट ईयर का लायबिलिटी, नेक्स्ट ईयर का एडवांस में. 14,325 को इग्नोर मारना. 14,325 इग्नोर मारो, सब टोटल है वो. प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा, दैट इज इनकम. एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ दिया है, 4th पॉइंट. टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स मिला. कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या करना है?
Add to capital fund. Interest on securities, income. Sale of old furniture 200 रुपया दिख रहा है? Circle it. That is your sale value. 200 रुपया जो sale of furniture दिख रहा है ना, उसको circle करो. That is which value? Sale value. क्यों पता चला मेरे को ये sale value है? मुझे बताओ what is the entry for sale of furniture normally? Cash to furniture. तो cash आया furniture गया, तो cash में लिखते हो आप to furniture. ये पैसा मिला है, पैसा मिला है मतलब ये कौन सा वैल्यू हुआ? सेल वैल्यू. अब याद रखना एनपीओ में जब भी सेल ऑफ फर्नीचर आए या सेल ऑफ एनी एसेट आए, जो आपको एग्जाम में भी था, तभी कहीं पे भी सेल वैल्यू रिकॉर्ड होता ही नहीं है. सर्कल दिस सेल वैल्यू. ये 200 रुपया कहीं पे भी रिकॉर्ड होने वाला नहीं है. यू सर्च फॉर अनदर वैल्यू इन द प्रॉब्लम, दैट्स कॉल्ड बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट, कि भैया कितने का था. कहीं दिख रहा है? Don't take any random value of furniture. Sorry. फर्नीचर सोल्ड का बुक वैल्यू ऐसा कहीं पे दिया? सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू. सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू नहीं, कहीं मेंशन ही नहीं है. कैसे दिया होगा पता आपको? सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू देखो, सम नंबर 17 सम, पेज 115, लास्ट लाइन रिसीट. सेल ऑफ क्रॉकरी लिख रहा है. 17 सम, रिसीट साइड, लास्ट पॉइंट, पेज 115. मिला क्या? सेल ऑफ क्रॉकरी बुक वैल्यू 120 ऐसा दिया होगा. और भी एक आधा समय दिखेगा. तो समझा आपको? ऐसा है से सोल्ड एसेट का बुक वैल्यू. विच एसेट? सोल्ड एसेट का बुक वैल्यू अलग से दिया होगा. हाँ ये देखो, ये वाला पेज 119 सम नंबर 22. पेज 119 सम नंबर 22 दिख रहा है? क्या दिया? सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, बुक वैल्यू 15,000. तो सोल्ड एसेट का बुक वैल्यू आपको अलग से दिया होगा. ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? वहां पे दिया होगा, या कभी कभी एडजस्टमेंट में देंगे कि फर्नीचर वर्थ सो एंड सो वाज सोल्ड फॉर 200, ऐसा कुछ. कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज सो एंड सो. सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज कॉस्ट. कितने का था, कितने का था. अब मुझे बताओ 11th में आपने जर्नल एंट्री की है. मुझे आपको मैं आपको बोलता हूं कि सपोज 300 का फर्नीचर 200 में बेचा, तो लॉस हुआ. तो व्हाट एंट्री यू यूज्ड टू पास? कैश लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर. बराबर है? दिस वुड हैव बीन 300, दिस इज 200. 200 में बेचा, दिस इज 100 एंड दिस इज 300. बराबर है? इसको स्प्लिट करो तो क्या एंट्री होता है? कैश टू फर्नीचर, लॉस टू फर्नीचर. कैश में क्या आएगा? वो आ चुका है, वो क्वेश्चन में दिया है कैश में टू फर्नीचर. तो कैश अकाउंट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ये हो चुका है. कैश टू फर्नीचर रिकॉर्ड हो चुका है. बचा हुआ क्या है? तो ये दोनों. लॉस में टू फर्नीचर ये बाकी है करने का, और फर्नीचर में बाय कैश और बाय लॉस ये दोनों बाकी है करने का. सिर्फ कितना पार्ट रिकॉर्ड हुआ? ये पार्ट, कैश टू फर्नीचर. कैश टू फर्नीचर रिकॉर्ड हो गया, लेकिन लॉस में टू फर्नीचर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ. और फर्नीचर में भी क्या रिकॉर्ड करना बाकी है? बाय कैश एंड बाय लॉस. ये दोनों चीजें बाकी हैं. तो वो दो चीज आपको सब में करना है. तो इन शॉर्ट, अगर मैं लॉस अकाउंट बनाऊं तो ये मेरा लॉस अकाउंट हुआ. तो लॉस में क्या लिखूंगा मैं? टू फर्नीचर कितना? 100 रुपया. और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट and all nominal accounts get transferred to which account? P&L at the year end. यहाँ पे P&L की जगह what are we making? Income and expenditure. तो लॉस में क्या रिकॉर्ड करोगे आप? टू फर्नीचर. अगर ये 300 वाला 200 में बेचा होता तो लॉस होता ना 100 रुपया. तो लॉस में आता टू फर्नीचर, और फर्नीचर में आता बाय लॉस एंड बाय कैश करस्पॉन्डिंग एंट्री. तो लॉस में टू फर्नीचर, और वो लॉस ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर हुआ होता?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो लॉस में बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हाउ मच? 100 रुपीज. ओके. एंड फर्नीचर में क्या रिकॉर्ड करना बाकी है? बाय कैश और बाय लॉस. तो फर्नीचर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. फर्नीचर में आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? बाय कैश बाय लॉस. बाय कैश कितना? 200. बाय लॉस कितना? 100. ये दोनों पार्ट बाकी थे रिकॉर्ड करने के. एक ही हुआ है. क्या हुआ है? कैश टू फर्नीचर ही हुआ है, बाकी दोनों बाकी है. तो फर्नीचर में बाय कैश बाय लॉस, तो फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है. क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है. फर्नीचर डेबिट हुआ मतलब बढ़ा, और क्रेडिट हुआ मतलब घटा. घटा तो क्या करने का? बैलेंस शीट में से माइनस कर देने का. एसपीडी याद है? लास्ट ईयर का फर्नीचर करंट ईयर में लाओ, फिर एसपीडी. एस मतलब सेल माइनस करो, पी मतलब परचेज ऐड करो, और डी मतलब डेप्री माइनस करो. तो सेल जब माइनस करोगे तभी क्या माइनस करोगे? सेल वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू. कितने का था? 300 का. कितने में बेचा? तो 200 माइनस नहीं करने का, 300 माइनस करने का. मैं तो 200 का फर्नीचर 1 लाख में बेच देगा, तो क्या 1 लाख माइनस करोगे फर्नीचर में? फर्नीचर है ही नहीं उतना आपके पास. फर्नीचर में हमेशा क्या सब्ट्रैक्ट होता है? बुक वैल्यू. या तो डेप्रिसिएशन चैप्टर आप करते थे 11th स्टैंडर्ड. सेल के वक्त 3 आइटम्स रिकॉर्ड करते थे: डेप्री, कैश बैंक और प्रॉफिट लॉस. तो प्रॉफिट होता था डेबिट में, लॉस होता था तो क्रेडिट पे आता था. वो तीनों को ऐड करते थे तो क्या मिलता था? लॉस, डेप्री और सेल को ऐड करते तो बुक वैल्यू मिलता था. तो आप एसेट्स हमेशा क्या सब्ट्रैक्ट करते हो? बुक वैल्यू. कितने का था? कितने का था? कितने में गया? वो कैश में होता है. और ऊपर का डिफरेंस मलाई इज योर प्रॉफिट और लॉस. तो यहां पर 300 का 200 में बेचा है. कितने का? 300 का 200 में बेचा, तो 100 का क्या हुआ? लॉस जाएगा किधर? एक्सपेंडिचर. एंड फर्नीचर से कितना माइनस होएगा? 200 नहीं, 300. यही अगर 300 का 400 में बेचते तो एंट्री क्या होती? कैश टू फर्नीचर टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. तो ये 400, ये 300, ये 100. ये 300 का 400 में बेचा है. इसको स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा पता है? इसका स्प्लिट एंट्री अलग है थोड़ा, 11 लेजर में बता है. इट इज कैश टू फर्नीचर 400, हाँ, एंड फर्नीचर टू प्रॉफिट, एसेट टू प्रॉफिट. यस, profit loss does not belong to cash, it belongs to asset. It's a non-cash expense and non-cash income. So furniture to profit